खाली पड़ा है बिल्कुल इधर तो। माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, माननीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी। माननीय सभापति जी, मैं लोकसभा की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित दस्तावेज जो हमारे वरिष्ठ साथी श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के नाम के आगे अंकित है, जो मिनिस्ट्री संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी। मैडम चेयरपर्सन, माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित प्रपत्रों को सभा के पटल पर रखता हूं। माननीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी। माननीय सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से मेरे सहयोगी श्री पंकज चौधरी जी की ओर से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर अंकित वर्णित वित्त मंत्रालय से संबंधित कागजात सदन के पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 5, माननीय मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह जी। रिस्पेक्टेड माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 5 में मेरे नाम के समक्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित प्रपत्र सभा के पटल पर रखता हूं। श्री सुकांत मजुमदार जी। चेयरपर्सन, माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित प्रपत्रों को सभा के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्य आइटम नंबर 7, माननीय सदस्य श्री अरुण गोविल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति का 8वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण जो 18वीं लोकसभा से संबंधित है और भारतीय महासागर रणनीति का मूल्यांकन विषय से संबंधित है और मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित है को सभा के पटल पर रखता हूं। 8, माननीय सदस्य श्री बी मेहताब जी। माननीय महोदय, माननीय सभापति महोदय, आज मैं कार्यसूची के क्रम संख्या 8 पर उल्लिखित मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित वित्त संबंधी स्थायी समिति का 25वां प्रतिवेदन जो अर्थव्यवस्था विशेषकर डिजिटल परिदृश्य में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की उभरती हुई भूमिका विषय से संबंधित है को सभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 9, माननीय सदस्य डॉक्टर CM रमेश जी। माननीय सभापति महोदय, मैं रेल संबंधी स्थायी समिति का 4था और 5वां प्रतिवेदन जो आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित है को सभा के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्य श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी। ऑनरेबल माननीय सभापति महोदय, मैं जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति का 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां प्रतिवेदन जो आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित है को सभा के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्य श्री राजू बिष्ट जी। मैडम, आई राइज टू माननीय सभापति महोदय, मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का 18वां और 19वां प्रतिवेदन जो आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित है को सभा के पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्य श्री PC मोहन जी। माननीय सभापति जी, आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 12 पर यथा सूचीबद्ध सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का 9वां, 10वां एवं 11वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 13, माननीय सदस्य डॉक्टर AB अकोइजम। माननीय सदस्य श्री दर्शन सिंह चौधरी जी। थैंक यू मैडम। मैम, विथ योर माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का 362वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण
जो कि स्थायी समिति के 356वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित है और मेरे नाम के समक्ष क्रम संख्या 13 पर उल्लिखित है को सभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 14 माननीय मंत्री जी अर्जुन राम मेघवाल जी। ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम, माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपने सहयोगी श्री पंकज चौधरी की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य सभा के पटल पर रखता हूं। एक वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय से संबंधित एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को सुदृढ़ बनाना के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 46वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति, वित्तीय सेवाएं विभाग वित्त मंत्रालय से संबंधित साइबर सुरक्षा और साइबर सफेदपोश अपराधों की बढ़ती घटनाएं एवं के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 59वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति और वित्तीय सेवा विभाग वित्त मंत्रालय से संबंधित बीमा क्षेत्र की निष्पादन समीक्षा और विनियमन के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 66वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति। धन्यवाद मैडम। 15 माननीय मंत्री। Respected Madam, माननीय सभापति महोदया, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा के पटल पर रखता हूं, जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2024-25 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 3रे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति और कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2025-26 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति। 15A माननीय वित्त मंत्री जी। Madam, with your permission, माननीय सभापति महोदया, मैं आज सभा में आयकर संबंधी नियमों को समेकित और संशोधित करने हेतु आयकर संख्यांक 2 विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति चाहती हूँ। जो वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Madam, I introduce मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करती हूँ महोदया। 15B माननीय वित्त मंत्री जी। Madam, with your माननीय सभापति महोदया, आपकी अनुमति से मैं आयकर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 2025 को और संशोधित करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूँ। की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Ma'am, सभापति महोदय, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करती हूँ। माननीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी। माननीय सभापति महोदया, आपकी अनुमति से मैं खान एवं खनिज विकास एवं विनियम संशोधन विधेयक 1961 को और संशोधित करने हेतु विधेयक पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं। की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। I will introduce the bill, Madam. मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं महोदया। माननीय सदस्य श्री निशिकांत जी, आपका नोटिस मिला है और माननीय अध्यक्ष जी के विचाराधीन है। नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखने के लिए अध्यक्ष द्वारा की जाने वाली घोषणा। माननीय सदस्यगण, जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे व्यक्तिगत रूप से 20 मिनट के भीतर मामले को अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। माननीय सदस्यगण, आइटम नंबर 17 और 18 एक साथ लिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025। माननीय मंत्री जी।
स्पीकर सर, महत्वपूर्ण बिल नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और उसके साथ नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल पर मैं विषय रखना चाहूँगा। स्पीकर सर, स्पोर्ट्स बिल एक महत्वपूर्ण बिल है और मोदी जी ने स्पोर्ट्स सेक्टर में जो रिफॉर्म करा है, ये रिफॉर्म के सीक्वेंस का एक पार्ट है। वैसे भी स्पोर्ट्स हमारे देश के लिए कोई नया विषय नहीं है। स्पोर्ट्स इस देश में सदियों से प्रचलित है और आज देश में 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। आज यूथ हमारी एक स्ट्रेंथ है, यूथ हमारी शक्ति है। ये यूथ स्पोर्ट्स सेक्टर में बेस्ट परफॉर्मेंस करे, यूथ अपने स्पोर्ट्स के स्किल के आधार पर देश में और इंटरनेशनल लेवल पर मेडल अर्जित करे, देश का और तिरंगा का गौरव बढ़ाए, एक क्षमता हमारे देश के युवाओं में है। और स्पीकर साहब, सदियों पहले देश में युद्ध के रूप में भी स्पोर्ट्स प्रचलित था। हमारे देश में गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, आर्चरी यानी कि धनुर्विद्या, ये सब विषय में हमारी पारंगतता थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे उपेक्षित होता रहा। आज़ादी के बाद स्पोर्ट्स सेक्टर पर जितना ध्यान देना चाहिए इतना ध्यान नहीं दिया गया और इतना बड़ा देश ओलंपिक्स गेम्स में या तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। स्पीकर सर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से स्पोर्ट्स सेक्टर में रिफॉर्म चालू करा, बदलाव चालू करा और ये बदलाव की सीक्वेंस का एक पार्ट मीन्स स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल है। प्रधानमंत्री जी ने देश में स्पोर्ट्स के लिए एक इकोसिस्टम तैयार हो, उसके लिए खेलो इंडिया की मूवमेंट चालू करी, फिट इंडिया की मूवमेंट चालू करी। आज देश में 1000 से अधिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट में 1 से अधिक स्थानों पर खेलो इंडिया सेंटर खुला हुआ है। वहाँ युवाओं को ट्रेनिंग मिल रही है, एथलीट को ट्रेनिंग मिल रही है और एथलीट अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस करते आगे बढ़ रहे हैं। वैसे ही जो खिलाड़ी हमारे स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, उसके लिए खर्च की व्यवस्था करना, उसके लिए अच्छी ट्रेनिंग मिले, उसके लिए नेशनल इंटरनेशनल खेलने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, उसको अच्छा कोच मिले, उसको अच्छा एक्सपोजर मिले, इसलिए टारगेटेड ओलंपिक्स पोडियम स्किल का भी व्यवस्था करी है ताकि हम अच्छे से अच्छे स्पोर्ट्समैन तैयार कर सके। यही सीक्वेंस का एक तीसरा पार्ट खेलो भारत नीति। आपने देखा होगा लास्ट 1 महीने पहले खेलो भारत नीति लॉन्च करी गई, कैबिनेट ने पारित करी। सारे देश में जो स्पोर्ट्स फेटर्निटी के साथ जुड़े हुए लोगों ने उसकी प्रशंसा करी और खेलो भारत नीति के तहत हम 10 साल और 25 साल यानी कि जब हम विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे तब 25 साल तक हमारे देश के खेलों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, स्पोर्ट्स साइंस को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, मेडल टैली को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए इकोसिस्टम कैसे होगी, इस विषय पर एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में खेलो भारत नीति आज सारे देश में उसकी बहुत अच्छी सराहना हो रही है। यही सीक्वेंस का एक पार्ट है स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के लिए कई बार प्रयास करा गया, भूतकाल में भी प्रयास हुआ और अभी वर्तमान समय में मोदी जी ने अच्छी बात कही है कि हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वर्ल्ड क्लास बेस्ट एक्सीलेंस के साथ हमारी तैयारी होनी चाहिए। और जब आने वाले दिनों में भारत ओलंपिक्स के लिए बिड करने जा रहे हैं, वैसी स्थिति में भारत में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम रोबस्ट हो, दुरुस्त हो, पारदर्शी हो, अकाउंटेबिलिटी वाली हो, उस दिशा के प्रयास का एक ये महत्वपूर्ण कदम है। और जब ओलंपिक्स की बात आती है, स्पोर्ट्स की बात आती है, तब इंटरनेशनल सेक्टर भी उसके साथ जुड़ जाता है, ओलंपिक काउंसिल भी उसके साथ जुड़ जाती है। ओलंपिक चार्टर के मुताबिक देश में भी हमारी रीति नीति कार्यप्रणाली बने, ये बहुत आवश्यक होता है।
और इसलिए ओलंपिक चार्टर को अलाइन करना वो भी हमारे लिए जरूरी होता है। और उसके लिए भूतकाल में भी कई बार प्रयास करा, लेकिन सफल नहीं हुए। 1975 में पहली बार देश में एक गाइडलाइन तैयार करी गई। इस गाइडलाइन के मुताबिक देश में स्पोर्ट्स का गवर्नेंस करा जाए। 1985 में पहली बार स्पोर्ट्स के बिल के लिए ड्राफ्ट तैयार करा गया था, लेकिन ये देश में स्पोर्ट्स को भी पॉलिटिक्स का क्षेत्र चुन लिया है। वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनता गया, कई लोगों का उसमें हित शामिल था। तो कोई प्रयास करता था मेरे जैसे मंत्री, लेकिन ये मंत्री स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल को लेकर आगे नहीं आ पाता था। 1985 में पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ। 2011 में एक स्पोर्ट्स कोड बनाया गया, बिल तो नहीं आया, लेकिन एक स्पोर्ट्स कोड बनाया गया। इस स्पोर्ट्स कोड के बाद 2011 में फिर से एक बार ड्राफ्ट स्पोर्ट्स बिल तैयार करा गया और 2011 में वो कैबिनेट तक पहुंचा था। लेकिन कैबिनेट तक पहुंचे उसके पहले ही उसके पर डिबेट हो गई, इंटरनल डिबेट हो गई, और उस वक्त की सरकार उसको कैबिनेट में भी नहीं ला पाई थी। और 2013 में अजय माकन जी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने प्रयास करा, मेहनत करी, डिबेट करा, डिस्कशन करा, और उन्होंने वो समझा कि कैसा भी करके हमें स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लाना चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के हित में, स्पोर्ट्स फेडरेशन के हित में, और गवर्नमेंट एक अच्छी तरह से गवर्नमेंट, फेडरेशन, एथलीट सब साथ में मिलके देश में एक स्पोर्ट्स की इकोसिस्टम को तैयार कर सके, उस उद्देश्य के साथ उन्होंने प्रयास करा। कैबिनेट तक आया, कैबिनेट में डिस्कशन हुआ, लेकिन डिस्कशन होने के बाद वहां से डिफर हो गया, वो पार्लियामेंट तक नहीं पहुंच पाया था। स्पीकर सर, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, वर्तमान समय में मोदी गवर्नमेंट है। मोदी जी की इच्छा शक्ति के आधार पर मोदी जी ने तय करा कि रिफॉर्म सीक्वेंस में आना चाहिए। अभी स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के बाद 10 साल का देश का स्पोर्ट्स का विजन और 2047, 10 साल में हमें दुनिया में 10वें क्रम तक पहुंचना है स्पोर्ट्स सेक्टर में। आने वाले 25 साल, यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हम दुनिया में 1 से 5वें क्रम में होना है। और ये लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस सीक्वेंस रिफॉर्म के पार्ट के रूप में ये बिल आज आपके सामने लाया गया है। वर्तमान समय में जो स्थिति पैदा हुई है, आज छोटे छोटे विषय के लिए गुड गवर्नेंस का प्रयास कोई करता है, कोर्ट मैटर हो जाती है। देश में 350 से अधिक मामला कोर्ट में पड़ा हुआ है। स्पोर्ट्स फेडरेशन के इलेक्शन में, स्पोर्ट्स फेडरेशन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है, और कई ऐसे विषय है जो छोटी छोटी बात में स्पोर्ट्स को हित को प्रायोरिटी रखने के बजाय अपने हितों को आगे करते हैं। स्पोर्ट्स पीछे छूट जाता है और मेडल टैली में हम पीछे रह जाते हैं। हमारे एथलीट, हमारे महिला एथलीट को अच्छी तरह से पारदर्शिता से कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करने का अवसर मिले, कोई जगह पे उसको परेशानी ना हो। हमारी महिला को फेडरेशन में भी प्रतिनिधित्व मिले, ताकि कोई फेडरेशन में एथलीट महिला को कोई दिक्कत हुई हो तो उसकी सुनवाई करने वाली भी हमारे यही फेडरेशन की एथिक कमेटी में बैठने वाली हमारी महिला हो। ये करना बहुत आवश्यक था। और ये बिल जब हमने तैयार करा, तब हमने डिटेल डिस्कशन करा, और ये डिस्कशन हमने सारे फेडरेशन के साथ करा, हमने सभी राज्यों के स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ करा। जब हम बिल तैयार कर रहे थे, 1 साल तक लंबा डिस्कशन हुआ। हमने एथलीट के साथ बैठ के उसके ऊपर डिस्कस करा। हमने देश के कोच, जो रिनाउंड कोच है, उसके साथ मीटिंग करी, उसके साथ भी डिस्कशन करा। और इंटरनेशनल ओलंपिक्स काउंसिल, यानी कि ओलंपिक्स काउंसिल के साथ अलाइन, उसके चार्टर को फॉलो करना था, तो उसके साथ भी हमने डिस्कशन करा। इंटरनेशनल फेडरेशन, उसके साथ भी हमने डिस्कशन करा। और अंत में मैंने 3-3.5 घंटे तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्पोर्ट्स प्रैक्टिस करने वाले लॉयर के साथ भी डिस्कशन और डिबेट करी, और उनके बाद
ये बिल को पब्लिक कंसल्टेशन के लिए भी रखा गया। 600 से अधिक पब्लिक कंसल्टेशन के दरमियान कमेंट आई। एक कमेंट का भी हमने अध्ययन करा और सारा डिबेट डिस्कशन करके एक रॉबस्ट बिल जो एथलीट के हित में हो, फेडरेशन के हित में हो, पारदर्शिता के हित में हो, फेडरेशन की स्वायत्तता बनी रहे लेकिन भी गुड गवर्नेंस हो, उस उद्देश्य के साथ इस बिल आज सदन के सामने लाया हो। उसके अलावा आज नेशनल एंटी डोपिंग बिल, ये भी देश में हम एक अच्छी एक स्पोर्ट्स कंट्री के रूप में जब आगे बढ़ रहे हैं, तब इंटरनेशनल यानी कि वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी, उसको हम सिग्नेटरी होने के नाते उसके साथ एलाइन करना ये आवश्यक होता है। समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, विषय बदलता है। समय, परिस्थिति और विषयों के साथ जब वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी नए नए नियम बनाती है, उसको एलाइन करना आवश्यक होता है। एलाइन करने के लिए हम नेशनल एंटी डोपिंग बिल में अमेंडमेंट भी लेके आए हैं। दोनों बिल पर सदन विचार करे और उसको पारित करे, यही अपेक्षा है। स्पीकर महोदय, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप सम्मानित सदस्यों के सामने विषय रखें। माननीय सदस्य श्री केसी नैनी शिवानाथ जी। थैंक यू मैम। धन्यवाद महोदया। मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा कि आज मैं राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 पर बोलने के लिए खड़ा हूं। मैं विजयवाड़ा का प्रतिनिधि भी हूं और आंध्र प्रदेश के लोगों की ओर से जब इस पर बोल रहा हूं तो अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। ये एक महत्वपूर्ण विधान है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो लाया गया है, और हमारे युवक कार्यक्रम खेल मंत्री जो हैं मनसुख मंडाविया जी, वो इस दिशा में प्रयासरत हैं कि हमारा राष्ट्र जो है एक खेल कूद के मामले में बहुत आगे बढ़े। ये जो राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 बहुत ही सशक्त है। इसका लक्ष्य जो है, जो खेल से जुड़े हुए स्टार्टअप है उनको प्रोत्साहित करना है और जमीनी स्तर पे जो खिलाड़ी है उनको आगे लाने में भूमिका निभा सके, इस ओर काम करना है। विशेषकर जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो उनको मजबूत करने की दिशा में उठाएगा एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें उचित तरीके अपनाए जाने की बात की गई। जो राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक था 2025, ये इसमें जो मुद्दे बहुत सालों से लंबित पड़े थे, जैसे कि कुप्रबंधन थी, आंतरिक जो लड़ाई थी, और ये जो विधेयक है इसका जो महत्वपूर्ण इसका जो अधिकार है वो उस पर निगरानी रख पाएगा और उनको निलंबित भी कर सकेगा। जो स्पोर्ट फेडरेशन है ये जवाबदेही तय करेंगे ताकि जो विस्तृत लेखा जोखा है वो बनाए रखा जा सके। यह जो विधेयक है वो राष्ट्रीय खेल शासन में, जिसमें कि उचित और उपयुक्त तरीके से चुनाव हो सके, ये जो निकाय है ये आचार संहिता को बनाए रखने की दिशा में उठाने जाने वाले कदमों को भी प्रोत्साहित करेगा। जो आंतरिक प्रबंधन है और जो कार्यकरण है उसको सुदृढ़ करने की दिशा में उठाया गया कदम है। विशेषकर जो एथलेटिक फेडरेशन से जुड़े हुए संघ हैं, विशेषकर जो खेल नीतियां बनाने में बहुत मदद मिलेगी, विशेषकर महिलाओं के लिए और जो कम उम्र के खिलाड़ी हैं उनके लिए। और इसमें जो शिकायत निवारण प्रणाली भी बहुत सशक्त बनाई गई है ताकि उनकी चिंताओं को दूर किया जा सके। ये इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण बनाने की बात की गई है, जिसकी अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। और ये जो विधेयक है इसमें बहुत तेजी से समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सकेगा। ये जो निकाय है इस विधेयक के माध्यम से जो संगठन हैं जिनके माध्यम से हमने देखा है जो हमारे देश में अन्य जो खेल से जुड़े हुए निकाय हैं उन पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। वित्तीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार का समर्थन सहयोग मिल पाएगा। जो आवश्यक खेल से जुड़े हुए आधारभूत संरचना है उसका विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। ये प्रशंसनीय कार्य है कि सरकार जो है इस विधेयक के माध्यम से उनके लिए स्व अध्ययन को भी बढ़ावा देगी। जो फेडरेशन हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा
माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय नेता नारा चंद्रबाबू नायडू जी के दूरदृष्टा नेतृत्व में जो है खेलों को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। जब वो संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत सारे खेल कूद का आयोजन किया था और कई अकादमियों की स्थापना की थी, जो राष्ट्रीय स्तर पे कुछ खेल कूद की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थी जो भारतीय स्तर पे थी, जो आज में वर्तमान में जो है हमारे राज्य को बेहतर राज्य का दर्जा प्राप्त है, जिसके माध्यम से जो खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरियों में भी लाभ मिल पा रहा है और हम जो है सबसे अधिक वित्तीय रिवार्ड जो है देते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेडलिस्टों को। इसके अतिरिक्त हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी योजना है कि एक विश्व स्तरीय खेल कूद शहर का निर्माण किया जाए जो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। 2029 तक इस स्वप्न को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा सरकार से सहयोग की भी अपेक्षा रहेगी। मैं कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का खेलो इंडिया योजना है, इसके तहत जो है हम एथलीटों को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे विजयवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भी बच्चों को प्रोत्साहन मिल रहा है, वो राष्ट्रीय खेलों में भाग ले पा रहे हैं और वो वहाँ आयोजित भी किए जा रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहूँगा कि खेलो इंडिया के तहत जो कुछ भी 2nd टियर और 3 टियर वाले जो शहर हैं उनके लिए जो योजनाएं दी गई है उसको विकसित करने में सहयोग दिया जाए। मैं इन बातों को यहाँ पे रखना चाहूँगा कि हमारे नारा लोकेश गारू जो बहुत ही धैर्यवान और ऊर्जावान नेता हैं, उनके नेतृत्व में हम राष्ट्रीय स्तर पे वार्षिक आयोजन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा और विधेयक को पारित करने का अनुरोध करूँगा ताकि जो है युवा को और अवसर मिल सके और वो अपने विकास सुनिश्चित कर सके, जो एक सशक्त भारत बन सके। इस दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है महोदय। धन्यवाद। सदस्य श्री गणेश सिंह जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 पर समर्थन में अपनी बात रख रहा हूं। विपक्ष तो पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाकर संसद को लगातार बाधित करता आ रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को ताक पर रख करके जिस तरह से अनैतिक रास्ते पर चलने का काम विपक्ष कर रहा है, मैं सबसे पहले इसकी कड़ी निंदा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 के समर्थन में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। सबसे पहले मैं देश के विजनरी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभारी हूं, जो उन्होंने 2014 से लेकर अब तक जिस तरह से उन्होंने दुनिया में भारत के खिलाड़ी आगे बढ़ सके, इसके लिए उन्होंने नई खेल नीति के तहत खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया फिट का जो संकल्प युवाओं को दिया है, आज उसी का परिणाम है यह ऐतिहासिक क्षण जिसकी चर्चा आज सदन में हो रही है। इस विधेयक के अधीन सभी खेल निकायों को एक कानून के दायरे में लाया जा रहा है, जिससे खेल निकायों में व्याप्त अराजकता, जवाबदेही की कमी और प्रशासक असमानता को दूर कर एक सशक्त, पारदर्शी और खिलाड़ियों के अनुकूल तंत्र स्थापित किया जा सके। मैं प्रधानमंत्री जी को एक बार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2018 में देश का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में जो उन्होंने स्थापित किया था, जिससे देश के खिलाड़ियों को एक बड़ी सौगात मिली थी, आज उसी का परिणाम है। ओलंपिक नाम के हमारे बहुत सारे खिलाड़ी विश्व में अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। विधेयक के प्रमुख सकारात्मक पहलुओं के बारे में मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूँ। पारदर्शी और उत्तरदायी खेल प्रशासन की दिशा में क्रांतिकारी कदम राष्ट्रीय खेल बोर्ड का एनएसबी का गठन के सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों की मान्यता, वित्तीय पारदर्शिता और कार्य प्रणाली के लिए एक केंद्रीकृत स्वायत्त और पेशेवर संस्थागत ढांचा तैयार होगा। क्रिकेट सहित सभी खेल संघों की समान जवाबदेही सुनिश्चित करना, बीसीसीआई जैसे शक्तिशाली निकायों को भी विधेयक के अंतर्गत लाकर शासन व्यवस्था में समानता का सिद्धांत स्थापित किया गया है। खेल प्राधिकरण के माध्यम से शीघ्र विवाद समाधान, खिलाड़ियों, कोचों और संघों के बीच विवादों का निपटारा त्वरित, निष्पक्ष और विशेषज्ञता आधारित तरीके से होगा। चुनाव पैनल की स्थापना द्वारा संघों के चुनाव में निष्पक्षता आएगी
खेल संघों के चुनाव गुटबाजी और वंशवाद से मुक्त होकर निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सकेंगे। खिलाड़ियों की सुरक्षा एवं कल्याण की दिशा में पहल, यौन उत्पीड़न, भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न आदि को रोकने के लिए आचार संहिता और जैसी व्यवस्थाएं इस विधेयक में शामिल की गई। आरटीआई के दायरे में लाकर सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना, संघों की कार्रवाई, वित्तीय खर्च और निर्णय लेने की प्रक्रिया अब सार्वजनिक जांच के दायरे में आएगी। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विधायी संरचना विधेयक को आईओसी और फीफा जैसे निकायों के मानकों से सामंजस्य रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे भारत की वैश्विक साख को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय खेल प्रणाली में संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासन की दिशा में एक ऐतिहासिक और युगांतकारी पहल है। यह विधेयक भारत को वैश्विक खेल मंच पर एक नैतिक, सक्षम और सशक्त नेतृत्व देने की नींव रखेगा। राष्ट्रीय खेल ओलंपिक एनओसी का गठन होगा। इस विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति एनपीसी का गठन होगा। राष्ट्रीय व क्षेत्रीय खेल महासंघ की पूर्ण संरचना की जाएगी। यह सभी निकाय अपनी अपनी अंतर्राष्ट्रीय खेल से संबंधित होंगे। यदि कोई टकराव की स्थिति बनती है तो केंद्र सरकार स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करेगी। प्रत्येक निकाय में अधिकतम 15 सदस्यीय कार्यक्रम समिति होगी, जिसमें कम से कम 2 खिलाड़ी प्रतिनिधि व 4 महिलाएं अनिवार्य होंगी। कार्यकारी समिति के सदस्यों की आयु सीमा 25 से 75 वर्ष तथा उनका कार्यकाल अधिकतम 3 बार का होगा। अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष जैसे प्रमुख पदों पर केवल विशिष्ट खिलाड़ी या पूर्व पदाधिकारी ही नियुक्त किए जा सकेंगे, ऐसा प्रावधान इस विधेयक में किया गया। राष्ट्रीय खेल बोर्ड एनएसबी और एनएसएफएस को मान्यता देने, निलंबित करने, संचालन, निगरानी तथा धन के दुरुपयोग, खिलाड़ी कल्याण और प्रशासनिक शिकायतों की जांच का दायित्व राष्ट्रीय खेल बोर्ड को अब दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर यह बोर्ड एडहॉक प्रशासनिक समिति का भी गठन कर सकता है। एनबीएस में अध्यक्ष सहित विभिन्न खेल प्रशासनिक विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा। यह बोर्ड मार्गदर्शक संस्था के रूप में काम करेगा, न कि पूर्व नियंत्रक के रूप में। राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण खेल संबंधी विवादों के शीघ्र निपटारे के हेतु एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की स्थापना की जाएगी। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, जो अन्य सदस्य खेल कानून और प्रशासन के विशेषज्ञ होंगे। चयन समिति में राष्ट्रीय कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, विधि सचिव और खेल सचिव शामिल होंगे। यह न्यायाधिकरण निम्नलिखित विवादों की सुनवाई करेगा: चुनाव और चयन संबंधी विवाद, एनएसएफएस की आंतरिक प्रशासनिक समस्याएं, डोपिंग, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में तो आईओसी विवाद इससे अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे। न्यायाधिकरण के दायरे वाले मामलों में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं होगा। अंतिम अपील सुप्रीम कोर्ट या अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे स्विट्जरलैंड में है, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। बीसीसीआई को अब एनएसबी को मान्यता लेनी होगी और आरटीआई कानून के तहत लाया जाएगा। इसके सभी प्रशासनिक व चयन संबंधी विवाद एनएसटी को लाया गया। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशें जैसे कार्यकाल, इनको भी शामिल किया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने लोकसभा क्षेत्र के 2011 से मैंने सांसद खेल ट्रॉफी का आयोजन किया था, जिसके माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के सभी सांसदों को ये जिम्मेवारी सौंपी है। मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया है, स्टेडियम बनाए, खेल स्टेडियम बनाए। बड़ी संख्या में खिलाड़ी खेलने आते हैं, लेकिन कोई प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि एक कोई राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र सतना में हमारे लोकसभा क्षेत्र में खोला जाए। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। स्पीकर साहब, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल पर सम्मानीय 2 सदस्यों ने अपना महत्वपूर्ण विषय रखा है, केसी नैनी शिवनाथन और गणेश सिंह जी, और मैंने भी विस्तृत रूप में ये बिल से होने वाले फायदे और हमारे देश के स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए उसका क्या महत्व रहेगा, उस विषय में भी मैंने विस्तृत बयान दिया है। और स्पीकर साहब, ये बिल
सिंगल बिगेस्ट रिफॉर्म इन स्पोर्ट्स सिंस इंडिपेंडेंस होगा। ये बिल से स्पोर्ट्स को ग्राउंड से ग्लोरी तक के ले जाने के सपना हमारे देश के है वो साकार होगा। ये बिल से अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म पक्का करेगा। ये बिल हमारे देश के महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देगा। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल से हमारे देश के एथलीट को न्याय मिलेगा। फेडरेशन में अच्छा बेस्ट गवर्नेंस होगा। हमारे देश के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में ये बिल बहुत महत्वपूर्ण और मायना रखेगा। वैसे ही स्पीकर साहब, एंटी डोपिंग बिल भी इतना ही महत्वपूर्ण बिल है। एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल में जो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी है उन्होंने 2-3 रिफॉर्म सजेस्ट करा है। ये रिफॉर्म के मुताबिक हमारे देश में डोपिंग कम हो और देश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की और इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन के टाइप एंटी डोपिंग मूवमेंट को सपोर्ट करे और एक पारदर्शिता के साथ, स्वायत्ता के साथ नेशनल डोपिंग एजेंसी काम कर पाए। ये 2 विषय पर हमने अमेंडमेंट लाए हैं। ये दोनों अमेंडमेंट से हमारे देश में एक अच्छी एंटी डोपिंग मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा। देश अच्छा हमारे एथलीट में अवेयरनेस का काम कर पाएगा और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के एथलीट को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्पीकर साहब, मैं चाहता था कि इस बिल पर डिटेल डिस्कशन हो। बहुत महत्वपूर्ण बिल है। कांग्रेस के समय में कैबिनेट तक पहुंचा हुआ बिल है, लेकिन दुर्भाग्य है कि स्पोर्ट्स का इतना महत्वपूर्ण बिल आज़ादी के बाद स्पोर्ट्स सेक्टर में हो रहा इतना महत्वपूर्ण रिफॉर्म में आज हमारे विपक्ष के साथी सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं लंबा बयान नहीं देता हूँ। लेकिन मैं सम्मानित सभी सदस्यों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर्वानुमति से दोनों बिल को पारित करा जाए। माननीय सदस्यगण, श्री N.K. प्रेमचंद्रन जी, श्री पुष्पेंद्र सरोज जी, श्री अमरा राम जी, श्री बेनी बहनन जी, श्री D.N. कोरियाकोस, इन सदस्यों ने संशोधन दिए हैं। क्या वे अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? नहीं तो मैं माननीय मंत्री जी के संशोधन भी सभा के निर्णय के लिए लूंगी व खंडों को भी यथासंभव एक साथ ही सभा के निर्णय के लिए ले रही हूँ। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 24 से 29। आई मूव द अमेंडमेंट। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 से 29 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 4 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 4 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 5 से 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 5 से 7 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 30 और 31। आई मूव द अमेंडमेंट। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 और 31 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 8 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 8 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना।
प्रश्न है कि खंड 9 से 13 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 9 से 13 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 32 से 33। I move the amendment. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 32 और 33 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न यह है कि खंड 14 यथो संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 14 यथो संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 34 से 35। I move the amendment. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 34 से 35 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 15 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 15 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 16 से 38 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 16 से 38 विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। विधेयक को यथा संशोधित पारित करा जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक यथा संशोधित को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। आइटम नंबर 18 माननीय सदस्य श्री एन के प्रेमचंद्र जी, डीन कुरियाकोस जी, बेनी बहनन जी, सदस्य के राधाकृष्णन जी। माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले रही हूँ। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 22 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 22 विधेयक का अंग बना। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 विधेयक अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें विधेयक को पारित किया जाए। स्पीकर सर, विधेयक को पारित करा जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।